है वो अफ्रीका में स्प्रेड हुआ इन लेट 1880s। कब स्प्रेड हुआ? इन लेट 1880s में रेंडरप्रेस्ट वाज स्प्रेडेड इन अफ्रीका। देखना पड़ा इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में हम लोग को टू साइड नेचर देखना पड़ा कंट्री का। द फर्स्ट वन वाज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, हायर इनकम्स हो रहे थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे थे, एंड द सेकंड साइड ऑफ द नेचर इज ग्रेट मिजरी हो रही थी, पॉवर्टी, अदर्स दूसरों के लिए पॉवर्टी हो रहा था और कोहेजन इन अदर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ट्रेड्स होता है, किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरकनेक्टेड होता है और ग्लोबल वर्ल्ड का फॉर्मेशन होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ लेट 19th सेंचुरी, कि लेट 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, जिसमें हम लोग अफ्रीका को डिवाइड करा गया, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये अफ्रीका का मैप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द लेट 19th सेंचुरी ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड। अब एक्सपेंशन ऑफ मार्केट के कारण क्या हुआ, लोगों को डार्कर साइड फेस करना पड़ा, स्पेशली फॉर द पुअर्स को डार्कर साइड फेस करना पड़ा, यानी कि उन लोगों के इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आई, उन लोगों के लाइवलीहुड में कमी आई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने लगा। क्लियर है? देन आफ्टर क्या देखने को मिलता है कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड विथ क्लोजर रिलेशन ऑल्सो फाउंड लॉस ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था मार्केट सोसाइटी में, जैसे जैसे ग्लोबली वो एक्सपैंड हो रहा था, जितने भी रिलेशंस थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री का और जितने भी क्लोज रिलेशन थे, वहाँ पे फ्रीडम का लॉस देखने को मिल रहा था। क्लियर है? तो 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? डार्कर साइड ऑफ द फेज से, और स्पेशली डार्कर साइड किसके लिए हुआ था? तो पुअर्स के लिए हुआ था। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग मैप ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैप ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व द मैप ऑफ अफ्रीका। मैंने यहाँ पे अफ्रीका का मैप लगा दिया है। अफ्रीका को क्या किया गया? अफ्रीका को डिवाइड कर दिया गया। बहुत सारे कंट्री क्या किए, वहाँ पे आए और अफ्रीका के रिसोर्स के कारण उसको कॉलोनाइज्ड किए, उसको डिवाइड किए। कैसे किए? 1885 में बहुत सारे यूरोपियन पावर्स आए जो बर्लिन में मीटिंग करते हैं टू कन्क्वेस्ट अफ्रीका। क्लियर है? तो अफ्रीका को उन्होंने माना कि वहाँ पर रिसोर्सेज इतना ज़्यादा है, किसी को भी अफ्रीका में रहने में इंटरेस्ट नहीं था। भाई यूरोप में इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा लैंड है, इतना अच्छा नेचर है, तो हम लोग क्यों जाएंगे अफ्रीका में? झूठ मूठ का गर्मी में हम लोग क्यों जाएंगे? जस्ट बिकॉज टू कन्क्वेस्ट अफ्रीका फॉर देयर रिसोर्सेज। वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलते थे, तो इसीलिए कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ बिग यूरोपियन पावर्स बर्लिन में मीटिंग करते हैं फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका। उसी तरीके से ब्रिटेन एंड फ्रांस भी उसको कॉलोनाइज्ड करते हैं फ्रॉम द ओवरसीज टेरिटरीज से आके। नेक्स्ट बेल्जियम एंड जर्मनी भी नेक्स्ट कॉलोनियल पावर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट यूएसए भी लेट 1890s में कॉलोनियल पावर में आ जाता है इन अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। बिग यूरोपियन पावर्स जो हैं वो अफ्रीका को कन्क्वेस्ट किए, ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वो अफ्रीका को कॉलोनाइज्ड किए, बेल्जियम एंड जर्मनी वो अफ्रीका को कॉलोनाइज्ड किए, एंड एट लास्ट इन 1890s, इन लेट 1890s यूएसए भी क्या करता है? अफ्रीका को कॉलोनाइज्ड कर देता है, एंड यूएसए बिकम अ न्यू कॉलोनियल पावर इन अफ्रीका इन लेट 1890s। तो 19th सेंचुरी में ट्रेड फ्लरिश्ड हुआ, मार्केट एक्सपेंड हुआ, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला? डार्कर साइड, स्पेशली फॉर द पुअर्स। और जो भी ट्रेड हो रहे थे ग्लोबली इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, उसके वजह से जो क्लोज रिलेशंस था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, उसमें लॉस ऑफ फ्रीडम देखने को मिला। देन आफ्टर फॉर द रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीका, मेनी countries and big powers were coming to conquest Africa only for their resources. क्लियर है? पर क्या होता है कि अफ्रीका में बहुत सारे
कैटल्स पे बेस्ड होते हैं लोग, तो वहाँ पे रेंडर प्रेस्ड आ जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डार्कर साइड ऑफ द फेस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन, क्या होता है अफ्रीका में रेंडर प्रेस्ड हो जाता है। एंड व्हाट इज रेंडर प्रेस्ड, ये मैं अभी जस्ट बताती हूँ, तब तक आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नाउ रेंडर प्रेस्ड और कैटल प्लेग, इसको पढ़ने के पहले अभी मैंने क्या बताया, डार्कर साइड ऑफ द अफ्रीका। जिस तरीके से एज फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में भी तो ट्रेडर्स बन के ही आए थे आफ्टर ऑल। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो इंडिया में डोमिनेट कर गए और इंडिया को अपनी कॉलोनियल सोसाइटी बना दी गई, ठीक है। तो इंडियंस के लिए वो डार्कर फेस कहलाया। तो उसी तरीके से डार्कर फेस क्या होता था, और स्पेशली फॉर पुअर्स इसीलिए बोला गया क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस हम हाई कर रहे हैं तो जो रिच पीपल्स हैं वो तो फिर भी कुछ खरीद के खा लेंगे या फिर रह लेंगे, बट पुअर्स कहाँ से करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आफ्टर क्या हुआ कि जैसे जैसे अफ्रीका डिवाइड होते गया वैसे वैसे बहुत सारा बीमारी फैलता गया, जिसमें से एक प्रोमिनेंट क्या था डिजीज़, रेंडर प्रेस्ड। रेंडर प्रेस्ड यानी कि वैसा बीमारी जो कैटल्स को होता है, इसीलिए इसको हम लोग कैटल प्लेग भी बोलते हैं। ये जो रेंडर प्रेस्ड है वो अफ्रीका में स्प्रेड हुआ इन लेट 1880s। कब स्प्रेड हुआ, इन लेट 1880s में रेंडर प्रेस्ड वाज स्प्रेडेड इन अफ्रीका। क्लियर है। नाउ कॉलोनियलिज्म की वजह से अफ्रीका में डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये हमारा कंटेक्स्ट रहेगा कि व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अफ्रीका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये रेंडर प्रेस्ड कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए, अफ्रीका की हिस्ट्री क्या थी। अफ्रीका की हिस्ट्री से हम लोग क्या समझते हैं कि वहाँ पे बहुत वास्ट लैंड रिसोर्सेज था, वास्ट लैंड रिसोर्सेज था। इसके वजह से ही बिग यूरोपियन पावर्स क्या किए थे, वहाँ के रिसोर्सेज को कंक्वेस्ट करने के लिए अफ्रीका पे जाकर कब्जा किए थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वास्ट लैंड रिसोर्सेज था और वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम था। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो रेयरली वर्क करती थी पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। उनके पास अपना खुद का इतना ज़मीन होता था कि वो उसी के वजह से अपना लाइफ स्टॉक, अपना लाइवलीहुड अच्छे से जी रही थी। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो रेयरली वर्क करती थी पैसों के लिए, यानी कि उन लोगों को काम का उतना दिक्कत नहीं था, कमा के खाने का उतना प्रॉब्लम नहीं था। पर जैसे जैसे अफ्रीका कॉलोनाइज्ड होता गया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी एंड बेल्जियम, बिग यूरोपियन पावर्स, तो इन सब के वजह से लेट 19th सेंचुरी आते आते तक क्या हुआ, ओनली अ फ्यूअर गुड्स वर रिमेन, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा गुड्स बचा। जिसके क्यों ऐसा बचा, क्योंकि वहाँ से लोग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करवा के अपने यहाँ ले जाते थे, फिर वहाँ पे उसका काम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अफ्रीका को सब कॉन्क्वेस्ट कर लिया फॉर देयर अबंडेंट लैंड रिसोर्सेज, बट in the late 19th century there were remains only fewer goods in Africa। अब क्या होगा, अफ्रीका में शॉर्टेज ऑफ लेबर भी था। शॉर्टेज ऑफ लेबर क्यों था, मैंने अभी जस्ट बोला क्यों था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो रेयरली काम करते थे पैसा कमाने के लिए। उनके पास खुद का इतना होता था कि उनको काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, जिसके वजह से शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गए। अब यूरोपियंस आए या फिर जो भी कंट्रीज़ आई अफ्रीका में, तो अब वो लोग साथ में, अब बिग यूरोपियन पावर्स आए तो वो लोग यूरोपियन से लेबर्स तो उठा के नहीं लाएंगे कि हाँ चलो भाई अफ्रीका जाना है, वहाँ आपको काम करना है।
तो वो लोग क्या करेंगे, अफ्रीका आएंगे, वहाँ के लैंड को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर देयर रिसोर्सेज और वहाँ के लेबर से काम करवाएंगे वहाँ पे कि हाँ इस ज़मीन पे तुम काम करो और इसके रिसोर्सेज को निकाल के मुझे दो, मैं अपने कंट्री लेके जाऊँगा। ठीक है, बट अफ्रीका में क्या था, शॉर्टेज ऑफ लेबर था क्योंकि वहाँ पे लोग जल्दी काम नहीं करते थे। क्लियर है। तो इन सब वजह से क्या हुआ, जब शॉर्टेज ऑफ लेबर आया तो यूरोपियंस क्या किए, अफ्रीका में काम करवाने के लिए लोगों से। ठीक है, तो बहुत सारे, यानी कि अफ्रीका को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो बहुत सारा धीरे धीरे, यानी कि ब्रिटिश एशिया से भी ट्रेड्स आया, वो पूरे अफ्रीका में स्प्रेड होते गया। और जो कैटल्स हैं तो कैटल्स भी आए। कैटल्स रेंडरपेस्ट यानी कि एक ऐसा बीमारी होता है जो कैटल्स के बीच में फैल जाता है, यानी कि कोई कैटल बीमार हो जाएगा तो उन सब की वजह से क्या होगा कि जितने भी ट्राइबल पीपल्स कैटल पे बेस्ड करते हैं उनका लाइवलीहुड तो खतरे में आ जाएगा। आज भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं वो कैटल पे बेस्ड करते हैं। ये जो कैटल प्लेग है या फिर ये जो ट्राइब्स हैं जो कैटल पे बेस्ड करते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल क्लास 9th में पढ़ना था इन द चैप्टर पैस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के कारण बहुत सारे चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया, इसीलिए कोई बात नहीं, सुन लीजिए, कहानी याद हो जाएगा। तो आज भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्राइब्स जो हैं वो कैटल्स पे बेस्ड करते हैं। अब कैटल पे ही हम डिपेंडेंट रहेंगे और कैटल ही ना रहे तब तो हमको दिक्कत होगा। इसीलिए कैटल्स में जब बीमारी फैली तो जितने भी ट्राइब्स कैटल बेस्ड थे या फिर जो भी काम करवाते थे कैटल से, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होते गया और ये जो रेंडरपेस्ट ये पूरे अफ्रीका में स्प्रेड होते गया। क्लियर है यहाँ तक। तो रेंडरपेस्ट में क्या हुआ, यानी कि कैटल्स के बीच में जितने भी डिजीजेस होते हैं, कोई बीमार हो गया, कोई पतला हो गया, किसी को कुछ बीमारी हो गया, कब हुआ, तो रेंडरपेस्ट वॉज स्प्रेडेड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। उतने देर से बोल रहे हैं कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। कैसे हुआ, तो हर जगह से लोग आ रहे थे, अपने कैटल्स को ला रहे थे और इतने जो ट्रैवलिंग हुआ जिसके वजह से कैटल्स क्या हो गए, बीमार हो गए। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से कैटल्स को थ्रू शिप्स, याद आया सी रूट वाला कहानी, थ्रू शिप्स लाया जाता था और फिर वहाँ पे जाके उनका जो भी काम होता था वो कराया जाता था, लेकिन जिसके वजह से बहुत कम प्रॉफिट होने लगा जस्ट बिकॉज कि कुछ कैटल्स क्या हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, तो उनका तो कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए बाद में क्या कराया गया कि अगर आपको कैटल्स को मार कर खाना है तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पोजीशन वहीं पे मार दो और उसके बाद उसको फ्रोज़न पैक करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाके रख दो, जिसकी वजह से कोई बीमारी भी नहीं होगी। हाँ, अब वो इतने दिन तक पैक्ड है और फ्रोज़न मीट एंड दे वर सेल्स एज फ्रोज़न मीट। क्लियर है। तो रेंडरपेस्ट जैसे जैसे फैलता गया अफ्रीका के लाइफ स्टॉक में, अफ्रीका के लाइवलीहुड में कमी आती गई। क्यों कमी आते गई, क्योंकि वो लोग बेसिकली डिपेंडेंट थे अपने अपने कैटल्स पे। वहाँ पे जब यूरोपियन पावर्स आए तो वहाँ पे काम करवाने के लिए लेबर्स का कमी था। लेबर्स का कमी क्यों था, क्योंकि वहाँ के लोग रेयरली काम करते थे अपने वेजेस के लिए, क्योंकि सबके पास अपने अपने खुद की ज़मीन हुआ करती थी। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टेप्स दैट वर टेकन बाय यूरोपियंस टू अरेंज द लेबर। अफ्रीका में क्या था कि लोग बहुत रेयरली काम करते थे पैसा कमाने के लिए, तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया था। तो यूरोपियंस यूरोप से तो लेबर लाएंगे नहीं,
उन्होंने ऐसा क्या किया, कौन कौन से स्टेप्स लिए जिनकी वजह से लेबर उन लोगों को मिला इन अफ्रीका। तो बहुत सारे मेथड्स उन्होंने यूज़ किया। बहुत सारे मेथड्स में जैसे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिया गया, जितने भी प्रोडक्ट थे उन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिया गया, और इतना हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिया गया कि जो लोग कमा सकते थे या फिर जो लोग कमा रहे थे सिर्फ वही पे कर सकते थे, और टैक्स तो सबको देना था, इसीलिए मजबूरी में सबको काम करना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या लिया था, यूरोपियंस ने इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया। इनहेरिटेंस लॉ यानी कि अब एक इंसान है, उसका 4 बेटा है, तो वो चारों बेटा के पास अपना अपना ज़मीन है, उसको कमाने का कोई दिक्कत नहीं है, उसको कमा के खाने का कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास पैसा है, लाइफ स्टॉक है, लाइवलीहुड है, तो वो लोग आराम से बिना काम किए भी रह सकता है। तो इनहेरिटेंस लॉ में क्या बोला गया कि ज़मीन किसको मिलेगी, अगर एक इंसान है और उसका 4 बेटा है तो लैंड किसको मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर, मतलब उस फैमिली के सिर्फ एक मेंबर को ही लैंड इनहेरिट करने का ऑप्शन दिया गया। यानी कि अगर इसको अपने लैंड को डिवाइड करना है तो वो चारों में नहीं, किसी एक को ही दे सकता है। तो बाकी का 3 क्या करेगा, बाकी का 3 को खाने के लिए, रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यूरोपियंस बोले घबराओ मत, यहाँ पे आ जाइए, माइन वर्कर्स में आ जाइए, हम आपके लिए काम रखे हुए हैं। तो इस तरीके से यूरोपियंस लेबर्स कलेक्ट किए। क्या क्या किए, हैवी टैक्सेस इम्पोज करवा दिए, जिसकी वजह से आना पड़ा लोगों को कि मेरे पास इतना भी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा टैक्स पे कर सके, जिसकी वजह से लोगों को काम करना पड़ा। उसके बाद क्या किया यूरोपियंस, इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया कि इन लॉ को, लैंड को इनहेरिट कौन कर सकता है, तो ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली, और बाकी के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनको अगर रहना है अच्छे से तो आओ भाई मेरे काम में मदद करो, हम मेरे लिए काम करो, हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको वेजेस देंगे। तो इस तरीके से यूरोपियंस ने लेबर्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया इन अफ्रीका। रेंडरप्रेस्ट, जस्ट मैंने अभी पढ़ाया, रेंडरप्रेस्ट कब आया था, 1880s में आया था। और रेंडरप्रेस्ट क्या होता है, तो कैटल के बीच में जो फैला गया बीमारी, यानी कि ये लाया गया बाय द कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल्स, जहाँ जहाँ से लोग आ रहे थे वहाँ वहाँ से इन्फेक्टेड कैटल्स ला रहे थे। ठीक है, जस्ट अ रफ मैप ऑफ अफ्रीका, यानी कि वो लोग यहाँ, ये एक पार्ट है ईस्ट एशिया का जिसका नाम है आर्ट्रिया, तो यहाँ पे ब्रिटिश एशिया से भी इन्फेक्टेड कैटल्स प्लेग आया, यूरोप से भी इन्फेक्टेड कैटल्स आए, जिसके वजह से पूरे ईस्ट में तो रेंडरप्रेस्ट फैल ही गया। धीरे धीरे और क्या होता गया, वो वेस्टर्न साइड में यानी कि एशिया के अटलांटिक कोस्ट में 1892 आते आते वो रेंडरप्रेस्ट स्प्रेड हो गया। देन 5 years later वो अफ्रीका के सदर्न मोस्ट कोस्ट यानी कि केप में जाके वहाँ भी स्प्रेड हो गया। तो धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है कि पूरे अफ्रीका में रेंडरप्रेस्ट स्प्रेड हो गया, और इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया जिसके वजह से 90% ऑफ द कैटल्स वर वाइप्ड आउट। कितने? 90% ऑफ द कैटल्स वाइप्ड आउट। इतना ज़्यादा कैटल्स वहाँ से ख़त्म हो गया, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। उनके लाइवली स्टॉक्स, उनके लाइवलीहुड, ये सारे कुछ ख़त्म होने लगे। जो लोग भी कैटल्स पे बेस्ड करते थे स्पेशली, उनके लिए ज़्यादा डार्कर साइड फेस करना पड़ा। क्लियर है? तो इम्पैक्ट क्या पड़ा रेंडरप्रेस्ट का, ये मैं भी बताऊंगी, तब तक आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कैसे लेबर को फोर्सली माइग्रेट करवाया जाता था फॉर द वर्क।
क्लियर है। इंडेंजर्ड लेबर यानी कि वैसा लेबर जो फोर्सफुली क्या किया जाता था, उनको ले जाया जाता था फॉर वर्क, जिसके वजह से टू साइड नेचर देखना पड़ा इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में हम लोगों को टू साइड नेचर देखना पड़ा कंट्री का। द फर्स्ट वन वाज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, हायर इनकम्स हो रहे थे एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे थे, एंड द सेकेंड साइड ऑफ द नेचर इज ग्रेट मिजरी हो रही थी, पावर्टी, अदर्स, दूसरों के लिए पावर्टी हो रहा था और कोरेजन इन अदर्स। क्लियर है। तो इस तरीके से इंडेंजर्ड लेबर को जब माइग्रेट करवा के इंडिया से ले गया तो दो साइड हम लोगों को नेचर का देखने को मिला। दिस वॉज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। क्लियर है। नाउ अब इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेट कैसे किए इंडिया से, रीज़न क्या था? तो वो लोग प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करवाने के लिए माइग्रेट किए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन लोगों को ले गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करवाया जाता था कि मतलब उन लोगों को बोला जाता है ना, आप अभी चलिए, 5 साल के काम के बाद आपको इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं था, बट ऐसा होता नहीं था उस वक्त। उन लोगों को वहीं पे काम करवाते रहा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, दे वर हायर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया गया था, प्रॉमिस क्या किया गया था कि आप लोगों को अपने काम के 5 साल के बाद इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर माइग्रेशंस कहाँ से होते थे इंडिया में? तो जो आज के डेट में, आज के प्रेजेंट रीजन में, जो वेस्टर्न यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया से सबसे ज़्यादा एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तो इन जगहों से पीपल्स को माइग्रेट ज़्यादा करवाया जाता था, जस्ट बिकॉज कि ये सारे जो जगह हैं वो कुछ चेंजेस फेस किए थे। चेंजेस फेस क्या क्या किए थे? तो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चेंजेस क्या ये सारे रीजंस फेस किए थे? जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हालांकि ये सारा पॉइंट्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, मैं इस टॉपिक का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट लेट मी एक्सप्लेन यू what were the changes faced by these reasons due to which migrations could happen from India to Europe. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिक्लाइन हो गया था। कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया यानी कि इनकम में कमी आएगी। लैंड रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। लैंड रेवेन्यू हाई हो गया था। लैंड रेवेन्यू हाई होने की वजह से क्या हुआ, जितने भी लोग काम कर रहे थे लेकिन उनको और काम का ज़रूरत, उनको और पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग इंडेप्ट होते जा रहे थे, यानी कि कर्ज में डूबते जा रहे थे और रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, जिसके वजह से उन लोगों को दूसरे कंट्री में जाना पड़ा इन सर्च ऑफ देयर वर्क। और ये तो जो यूरोपियंस थे उनके लिए फ़ायदे का चीज़ हो गया। कैसे? अब हाई रेवेन्यू टैक्सेस अगर हम बढ़ा देंगे तो लोग डेप्ट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि कर्ज के अंदर आ जाएंगे। वहाँ के काम से कुछ होगा नहीं, तो वो लोग काम के चलते मेरे यूरोप में आएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। तो उनको तो लेबर चाहिए था, उनको लेबर मिल गया। एंड दिस इज़ द इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कि किस तरीके से इंडिया से यूरोप में लेबर को माइग्रेट करवाया गया। एंड नॉट ओनली द लेबर्स, इंडेंजर्ड लेबर्स, यानी कि फोर्सफुली, अगर किसी को जाने का मन नहीं भी है तो उनको फोर्सली मतलब कुछ ऐसा काम कर दिया जाता था उनके साथ कि उनको ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता था। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इंडेंजर्ड लेबर यानी कि इंडिया से माइग्रेट करवा के इंडेंजर्ड लेबर को माइग्रेशन का उन लोगों का हुआ। मेन डेस्टिनेशन क्या हुआ करता था? इंडिया से जो भी लेबर्स को माइग्रेट करवाया जाता था, कैरेबियन आइलैंड उनका मेन डेस्टिनेशन होता था। कैरेबियन आइलैंड में जैसे ट्रिनिडाड, गुआना एंड सरतनाम, इन सारे जगहों पर, मॉरिशस एंड फिजी में उन लोगों को ले गया। तमिल्स के जितने भी माइग्रेंट्स थे उनको सीलन एंड मल्या में ले गया। एंड सम endangered labor were also recruited for the tea plantation in Assam, यानी कि इंडिया में भी
उनको माइग्रेशन करवाया गया फ्रॉम वन स्टेट टू डिफरेंट अदर स्टेट for the plantation. As for example, they migrated from to Assam for tea plantation. क्लियर है? तो क्या क्या उनका मेन डेस्टिनेशन, ऐसे तो बहुत सारे जगहों पर ले गया गया बट मेन डेस्टिनेशन ये सारे थे. अब इंडेंजर्ड लेबर रिक्रूट कैसे होते थे, यानी कि उनको लाया कैसे जाता था. दे वर रिक्रूटेड बाय एजेंट्स. एजेंट्स के थ्रू रिक्रूट होना, यानी कि एजेंट्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाया जाता था. अब मुझे कुछ लेबर्स चाहिए, मैं एक यूरोपियन हूँ, ठीक है, यूरोपियन मान मत लेना, मैं एक यूरोपियन हूँ, मुझे कुछ लेबर्स चाहिए अपने प्लांटेशन फील्ड पे वर्क करवाने के लिए. मैं इंडिया के लोगों को नहीं जानती हूँ, तो इंडिया में मैं एक ऐसे इंसान को चूज़ करूँगी जो अपने देश से जुड़ा हो और वो मेरा एजेंट रहेगा. क्लियर है? तो यूरोपियंस क्या करते थे, अपने एक एजेंट को चूज़ करते थे जो इंडिया से जुड़ा हुआ हो, और वो एजेंट को क्या बोलते थे कि हाँ भाई, तुम अपने देश से, तुम अपने गांव से इतने लेबर्स ला के दो, जितने लेबर्स रहेंगे, जो भी काम रहेगा, उनका 10% हम तुमको कमीशन दे देंगे. क्लियर है? तो जो एजेंट्स रहते थे वो जाते थे कि हाँ सर लीजिए, मैं अपने गांव से आपको 10 लेबर ला के दे रहा हूँ. तो एजेंट्स के थ्रू लेबर्स को रिक्रूट करवाया जाता था. और एजेंट्स कैसे रिक्रूट करते थे, कुछ लेबर्स तो इच्छुक नहीं होते थे, दे वर नॉट विलिंग फॉर द वेजेस, तो उनको फोर्सली रिक्रूट करवाया जाता था कि नहीं चलना ही पड़ेगा. कुछ ऐसा मेथड्स का यूज़ कर दिया जाता था. कुछ लेबर्स को कैसे रिक्रूट करवाया जाता था, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होता था जहाँ पे उन लोगों को जाना है, उसका गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था. फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, उनका गलत, यानी कि अगर हमको जाना है यूरोप में तो हमको बोल दिया कि हमको इंडिया के ही किसी स्टेट में जाना है, या फिर किसी और कंट्री का नाम ले लिया. तो फाइनल डेस्टिनेशन के इन्फॉर्मेशन से उन लोगों को परे रखते हुए ले गया. क्लियर है? उसके बाद फोर्सली अबडक्ट करवाया टू दोज हु वर लेस विलिंग फॉर द माइग्रेंट्स. ठीक है? तो 19th सेंचुरी में क्या देखने को मिला कि जो इंडेंजर्ड लेबर था वो एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी निकल कर आया. ठीक है? न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी निकल करके आया. नाउ इंडेंजर्ड लेबर जहाँ भी जाते थे, जहाँ पे भी उन लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन होता था, वहाँ पे उन लोगों को काम तो करने को मिलता था, पर उन लोगों को रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था. उन लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था. और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले गया कि 5 साल के बाद आपको इंडिया वापस भेज देंगे, तो 5 साल के बाद उनको इंडिया वापस नहीं भेजता था. यानी कि झूठ बोल के, ज़बरदस्ती करके उन लोगों को माइग्रेट करवाया फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. देन आफ्टर उन लोगों से काम करवाया, और जितना काम करवाता था उसके अकॉर्डिंग वेजेस भी नहीं देता था. रिक्रूट किसके द्वारा करवाया गया? वाया एजेंट्स. क्लियर है? नाउ यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाउ द इंडेंजर्ड लेबर सर्वाइव्ड. इंडेंजर्ड लेबर सर्वाइव्ड कैसे करते थे? उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था. अगर कुछ माइनर से माइनर मिस्टेक्स भी हुआ करती थी तो यूरोपियंस उनको हार्श से हार्श पनिशमेंट देते थे. ठीक है? तो उनका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल था. बट फिर भी उन्होंने कैसे सर्वाइव किया? वो लोग चले जाते थे, वाइल्ड फॉरेस्ट में छुप जाते थे, लेकिन जब यूरोपियंस को पता चलता था तो बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक पनिशमेंट उन लोगों को मिलता था. कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे होसे वॉज अ Muharram procession, a kind of Muharram processions that was in Trinidad. हम लोग कैरेबियन आइलैंड्स की बात कर रहे हैं. That was in Trinidad. तो होसे was a form of Muharram procession that was occur in Trinidad. तो वहाँ पे क्या होता था कि ये जो मुहर्रम प्रोसेशन है वो बहुत ज़्यादा आ जाता था सोसाइटी में, और इसमें सारे यानी कि ऑल रेसेस, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस एंड रिलीजन्स वर टेक्स प्लेस. अब होसे में क्या होता था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस एंड रिलीजन्स वर गोइंग एंड सेलिब्रेटिंग देयर मुहर्रम प्रोसेशंस. देन आफ्टर एक रस्ताफारिज्म
एक रिलीजन बनाया गया फॉर इंडेंजर्ड लेबर, यानी कि इंडेंजर्ड लेबर के द्वारा एक रिलीजन बनाया गया जो क्रिश्चियनिटी बेसिकली होती थी, दैट वाज नेम्ड एज रस्ताफारिज्म, एंड द रस्ताफारिज्म वाज मेड फेमस बाय द जमाइकन रेगर स्टार बॉब मार्ले। बॉब मार्ले के द्वारा ये फेमस करवाया गया। ये एक टाइप ऑफ रिलीजन है जिसको एंडेंजर्ड लेबर लाए थे सोसाइटी में, क्लियर है, और इसमें भी ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ रिलीजन एंड रेसेस शामिल थे, जिसके वजह से जो कैरिबियन आइलैंड्स में इंडियन माइग्रेंट्स रहते थे उनसे लिंक होना स्टार्ट हुआ। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर से क्या देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से, एक स्टेट दूसरे स्टेट से, एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन से कैसे लिंक होता है, जिसके वजह से ग्लोबल वर्ल्ड बनता है, क्लियर है, ग्लोबलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, होसे के बारे में हम लोगों ने देखा, रस्ताफारिज्म के बारे में हम लोगों ने देखा, एंड द नेक्स्ट इज चटनी म्यूजिक। अब ये क्या है, चटनी बना के गाना गाना? नहीं, चटनी म्यूजिक वाज अ टिपिकल मिक्सचर ऑफ म्यूजिक विथ अ बीट ऑफ भोजपुरी सॉन्ग्स। भोजपुरी सॉन्ग्स तो आप लोग सब सुने होंगे। तो त्रिनिदाद और गुयाना में ये म्यूजिक फेमस हुआ करता था, दीज दो, एंड देयर क्या होता था कि बहुत सारे टिपिकल भोजपुरी म्यूज़िक के बीट पर इस गाने को बनाया जाता था, और बहुत सारे अलग अलग जगह के लैंग्वेज को, अलग अलग जगह के कल्चर को लेके, उनको मतलब सारा कुछ लेके मिक्स कर देना, उनका पूरा एकदम चटनी बना देना, और उसके बाद उसको गाना गाना, ठीक है, उसका गाना बना के उसको गाना, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस भी इसमें शामिल थे। एंड बेसिकली इट इज़ फेमस इन ट्रिनिडाड एंड गुयाना, दीज टू स्टेट्स आर ऑफ, दीज टू कंट्रीज आर ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि होसे, रस्ताफारिनिज्म एंड चटनी म्यूजिक के बारे में, क्लियर है यहाँ तक। नाउ मॉडर्न वर्ल्ड में इंडेंजर्ड लेबर क्या थे, तो मॉडर्न वर्ल्ड में इंडेंजर्ड लेबर क्या करते थे, मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था कि 5 साल के बाद आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता था। दे वर स्टेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड, क्लियर है। नाउ लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया वर देयर, और यूरोप में स्पेसिफिकली कैरिबियन आइलैंड्स में, मॉरिशस में एंड फिजी में बहुत ज़्यादा लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल्स वर देयर as a endangered labor। 1900 से क्या हुआ, अब धीरे धीरे कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा फैल गया, उसको ख़त्म भी तो होना है। इंडिया में 1900 से स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म की फीलिंग, क्लियर है, नेशनलिज्म इन इंडिया याद आया, नेशनलिज्म की फीलिंग। नेशनलिस्ट लीडर्स क्या किए कि बिगन टू अपोज दिस एंडेंजर्ड लेबर सिस्टम, यानी कि इंडेंजर्ड लेबर के सिस्टम को अपोज करना स्टार्ट किए। कौन? नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया इन 1900s, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1900s, एंड फाइनली इट was abolished in 1921, एंड 1921 में इंडेंजर्ड लेबर का जो सिस्टम आया था, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, इंडेंजर्ड लेबर इज द न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, वॉज एबोलिश्ड इन 1921। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, रेंडरप्रेस्ट के बारे में। रेंडरप्रेस्ट से सोसाइटीज़ एंड कंट्रीज़ कैसे लिंक हुई, कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बना। तो रेंडरप्रेस्ट आया फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, ब्रिटिश एशिया से आया, यूरोप से आया, हर जगह से आया, जिसकी वजह से सोसाइटी लिंक्ड हुई, थ्रू कैटल्स ही हुई, बट हुई तो, जिसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड बना। बहुत सारे रिलीजन्स आए, बहुत सारे प्रोटेस्ट्स आए, प्रोसेशंस आए, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ एंड कंट्रीज़ आपस में लिंक हुए, जिसके वजह से ग्लोबल वर्ल्ड बना। यानी कि ग्लोबलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, मॉडर्न, फ्रॉम ट्रेडिशनली टू मॉडर्न वर्ल्ड, धीरे धीरे या आपस में सारा कंट्री आपस में जुड़ने लगा। वहाँ क्या देखने को मिलता है कि जैसे इंडेंजर्ड लेबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ क्या देखने को मिलता है कि
एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक इंडेंजर्ड लेबर यानी कि फोर्सफुली लेबर को ले गया। क्यों? फॉर द वर्क। अब वो लोग अपने कंट्री में अपने ही लोगों से तो काम करवाएंगे नहीं, भाई प्रतिष्ठा की बात है। सो लेबर सरवाइव कैसे किए, मॉडर्न वर्ल्ड्स में क्या था, व्हाट इज रेंडर प्रेस्ड, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्लियर है यहाँ तक का सारा कहानी। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड इस टॉपिक का नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।